हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर ठोस अवस्था चैप्टर कैसे ऐड हुआ और इसमें हम ठोस अवस्था होता क्या है, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, लाइक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जालक क्या होते हैं, और उनके उदाहरण के साथ हम इस पूरे टॉपिक को इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ आणविक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपके आणविक ठोस होते हैं उनके बारे में इस पार्ट में देखेंगे। यदि आप पूरे चैप्टर को एक जगह देखना चाहते हैं तो अर्थ जीएस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ फिजिक्स लाइक वेक्टर चैप्टर एक साथ आप देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट अर्थ जीएस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है। पिछले चैप्टर में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट देखे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट और थोड़ा टिपिकल बोले तो हार्ड चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होती हैं, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा चीजें होती हैं इसमें। तो हम इसको देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का पार्ट 1 है। पहला पार्ट है पार्ट 1। इस पार्ट में हम जानेंगे कि सॉलिड स्टेट होती क्या है, ठोस अवस्था क्या होती है, और साथ ही साथ हम ठोस अवस्था का वर्गीकरण कैसे करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे, है ना। और भी बहुत सारे टॉपिक्स, आयनिक ठोस क्या होता है, जालक क्या होते हैं, और जो फलक क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट कुछ की पॉइंट है उनको भी हम आज देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था हम सीधा स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड, ये पूरा दुनिया किस चीजों से मिलकर बनी है। पहला द्रव्यमान और दूसरी ऊर्जा, पहला द्रव्यमान और दूसरी ऊर्जा। इन दिस होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी है? सिर्फ दो चीजों से। पहला है द्रव्यमान और दूसरा है ऊर्जा। किससे? द्रव्यमान और ऊर्जा से। एक सेकंड। द्रव्यमान और ऊर्जा से, द्रव्यमान और ऊर्जा से जो ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है? बेसिकली ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो है द्रव्यमान और दूसरा है ऊर्जा। द्रव्यमान और ऊर्जा से, द्रव्यमान और ऊर्जा दो चीजों से मिलकर बना है ब्रह्मांड। और हम जानते हैं जो ऊर्जा है वो कार्य का संचालन करती है, कार्य को संचालित करती है। जैसे आपको रनिंग करना है तो वहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको दिमाग चलाना है, आपको कुछ भी काम करना है तो वहां पर एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ऊर्जा के बाद द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान बेसिकली मास होता है, मास। द्रव्यमान से चीज निकल के आती है पदार्थ, द्रव्यमान से ही निकल के आता है पदार्थ। क्या द्रव्यमान किसका होता है? पदार्थ का होता है। पदार्थ क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं, हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था उसमें भी जाना था कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वो होते हैं जिसमें कुछ स्थान होता है और जो कुछ, मतलब जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरा है, कुछ स्थान घेरा है, तो वो क्या थे? पदार्थ थे। हम ये जानते हैं। लेकिन पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पदार्थ की मेनली तीन, मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। वो ठोस, द्रव
और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि ठोस है, द्रव है या गैस है? इसमें डिफरेंस करने के लिए आता है एक बल, एक फोर्स, जिसे हम कहते हैं अंतरकणीय फोर्स। क्या कहते हैं? अंतरकणीय फोर्स, इंटरपार्टिकल फोर्स। बेसिकली देखिए ये होते हैं कण। देखिए पहले हम जानते हैं कण, घटक कण। घटक कण में कौन कौन से आते हैं? घटक कण में 3 चीज आएंगी, परमाणु, अणु, परमाणु, अणु और आपके आयन। तो आप जो घटक कण है ना, घटक कण, वो बहुत पास पास होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। इस प्रकार बहुत ज्यादा पास पास होंगे। यानी कि पास पास होने पर क्या होता है? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो उसमें अंतरकणीय जो बल होता है, अंतराकणीय बल, वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, जिसकी वजह से इनको हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। ठीक है। और जब थोड़ी दूरी बढ़ जाए, इनके मध्य अंतराकणीय बल थोड़ा सा कम हो जाए, तो हम उसे कहते हैं द्रव। किसके मध्य? घटक कण के मध्य। लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाए, ऐसा रैंडमली कहीं भी कुछ थोड़े थोड़े कण दिख रहे हैं, तो उसे हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैस, उसे हम गैस कहते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन हम पदार्थ का एक प्रकार से वर्गीकरण और कर सकते हैं कि पदार्थ में 2 गुण होते हैं, एक तो बहने का, एक तो दृढ़ दृढ़ रहने का गुण। दृढ़, रिजिड, दृढ़, और आप कह सकते हैं तरल होने का। तरल मतलब बहने का। देखिए आपके जो ठोस होते हैं वो नहीं बहते हैं, वो दृढ़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तरल की, तरल, जो तरल होते हैं वो बहते हैं, है ना। वो बहती कौन कौन है? एक तो ठोस, सॉरी, द्रव क्या बहता है और आपका गैस बहती है। लेकिन जो ठोस है वो दृढ़ है। ठीक है, हम ये चीज जानते हैं। ये चीज हम बेसिकली पढ़कर आते हैं। हम जब अपना क्या कहते हैं चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीज हम देखकर आते हैं कि ब्रह्मांड 2 चीजों से बनकर मिलकर बना है ना। ये सारी चीज हम बेसिकली पढ़कर आते हैं ना। ये सारी चीज हम पढ़कर आते हैं। ठीक है, मैं वो सही कर रहा था। ठीक, इसको देखते हैं। ये चीज हम पढ़कर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ठोस, द्रव, गैस, अंतराकणीय, घटक कण, ब्रह्मांड, सारी चीज देख चुके हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इस पर रहने वाला है। इस पर यानी ठोस। ठोस अवस्था में अंतराकणीय जो बल होता है ना, बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। वो हमने यहाँ पर देख भी लिया इस प्रकार से, है ना। ठीक है, एक ये चीज समझने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज पर डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, डस्टर ले लिया जाए। एक सेकंड। हाँ, अब देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए,
जो ये चीज आपको दिख रही है उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है और द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से कारक परिवर्तित हो रहे हैं, उसको हम देखने वाले, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका एक द्रव से ठोस कैसे बना। बेसिकली हम ठोस की बात करें, सॉलिड की बात करें, इस चीज को देखिए, एक होता है आपका ताप, ये बेसिकली दो फैक्टर होते हैं, एक ताप और एक दाब। जब आपका द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनने लगता है, और हम जो द्रव को कंप्रेस करते हैं, दाव देते हैं, उसे प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो जो होता है ना द्रव, वो आपका सॉलिड में बदलने लगता है। वो किसमें बदलने लगता है, सॉलिड यानी कि ठोस में बदलने लगता है। तो जब आपका द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होगा, द्रव आपका जब ठोस में परिवर्तित होगा, जब आपका द्रव गैस में परिवर्तित होगा, तो देखिए जब यहां पर तो कण थोड़े पास पास में थे, लेकिन यहां जाने पर ना कण उड़ने लगेंगे रैंडमली, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसे कहीं भी उड़ने लगेंगे। तो यहां पर उड़ेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे गर्म करेंगे तभी तो भाप बनेगा। तो गर्म करने के बाद, गर्म करने पर यहाँ पर तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तापीय एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी, ये चेंज आएगा। और जब आप एक द्रव को ठोस बनाएंगे तो इसमें आपका जो एक बल होता है, अंतराकणीय बल, अंतराकणीय जो बल होता है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि बेसिकली यहां पर आपको देख रहे हैं पार्टिकल जो है ना वो क्या है, गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए, लेकिन लिक्विड में थोड़े पास पास थे, लेकिन जो ठोस है उसमें एकदम पास पास में आ चुके हैं। तो ये सारा चेंज हो जाएगा जब आप एक द्रव को गैस या ठोस में बदलेंगे। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक सेकंड, इसको इरेज कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं जो अपना चैप्टर है ठोस अवस्था पर। ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करें ठोस अवस्था की, तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो घटक कण होते हैं, क्या घटक कण, घटक कण आप पहले ही हम जान चुके हैं, घटक कण मतलब परमाणु, अणु या फिर आपके आयन। इसमें परमाणु, अणु या आयन आपस में अंतरा, एक प्रबल अंतराकणीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। क्या, प्रबल अंतराकणीय, प्रबल अंतराकणीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंतराकणीय बल द्वारा ये घटक कण जुड़े होते हैं, किसमें, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में। और ये जो अंतराकणीय बल इतना प्रबल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण जो कोई लाइक आपको देखें, यहाँ पर देखें अगर हम बना के, ये अपना एक ठोस है, क्या है, अपना ठोस है, तो इसके जो आपके कण है ना वो इतनी तगड़े तरीके से प्रबल ना अंतराकणीय बल से बंधे हुए हैं कि उनकी इस परमाणुओं की, या जो आप कण कह सकते हैं, नहीं कण नहीं, आप परमाणु बोलिए, ये जो परमाणु है ना इनकी, ये जो परमाणु इसमें होते हैं ना, परमाणुओं की कौन सी गति, स्थानांतरणीय गति,
स्थानांतरीय गति जो होती है ना, वो बिल्कुल ही नहीं होती। स्थानांतरीय गति नहीं हो पाती है किन में? परमाणुओं में। किसके कारण? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग अंतराकणीय बल होता है। और बट मतलब लेकिन इसमें घूर्णन गति और कंपन गति होती है। कंपन गति, घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति होती है। परमाणुओं में स्थानांतरीय गति नहीं होती है, लेकिन घूर्णन गति और जो आपकी कंपन गति है वो इनमें होती है। और एक अब इंपॉर्टेंट चीज, हमने इधर एक ठोस देखा। क्या देखा? ठोस देखा। हमारे पास गैस है, ध्यान से, ये गैस है और गैस से हमें ठोस बनाना है, सॉलिड। हमारे पास गैस है। गैस में क्या होता है, इसके जो घटक कण होते हैं ना, वो रैंडमली, स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाओ। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, घटक कण में कोई स्थानांतरित, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, कोई उनमें मोशन नहीं होगी, है ना, ये हम जानते हैं। तो जब मोशन नहीं होगी यानी गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो ऊर्जा में हानि नहीं होगी, है ना, यही तो बात है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, जब सॉलिड में आते हैं तो यहां पर क्या होता है, जो कुल जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। क्यों? स्थितिज ऊर्जा कम होती है, कुल स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होगी नहीं, क्योंकि ये गति कर नहीं रहा। तो ये जो परमाणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, ये जो आपकी इसकी सॉलिड की कुल स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। और हम जानते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो वहां पर स्थायित्व बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है। तभी तो हम देखते हैं कि स्थायित्व इनका अधिक होता है, क्योंकि इनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम होती है। लेकिन ये ऊर्जा कम हुई कैसे, ये ऊर्जा कम हुई कैसे? क्योंकि यहां से ना, यहां पर ऊर्जा अधिक थी, यहां पर ऊर्जा कम हुई। तो यहां पर ऊर्जा कम कैसे हुई, यहां से ऊर्जा जब बन रही थी तो ऊर्जा बाहर निकल गई थी, किस रूप में? जालक ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? जालक ऊर्जा के रूप में। देखिए, जब गैसीय गैस से ठोस हम बनाते हैं तो वहां पर कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊर्जा वहां पर कम होती है। क्योंकि ठोस में क्या होता है, जो घटक कण है इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा न्यूनतम हो, तभी तो उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यही तो होता है ना इसमें। तो यहां पर ऊर्जा बाहर निकल जाती है, मुक्त हो जाती है ऊर्जा, जो कि किस रूप में? जालक ऊर्जा के रूप में। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। और ये बताइए, जिसकी ऊर्जा ज्यादा निकलेगी वो अधिक स्थायी होगा, क्योंकि जिसकी ऊर्जा कम वो ज्यादा स्थायी। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आपके पास कम पैसे हैं तो आप एक जगह रहोगे, साधारण रूप से आराम से आप अपना जीवन यापन करोगे। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे हैं, बहुत पैसा आपके पास, तो आप क्या करोगे? मॉल जाओगे, इधर ये दोस्त वो दोस्त, ऐसा वैसा, आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी ऊर्जा कम हो गई, इसकी ऊर्जा सॉलिड की, यानी ऊर्जा इसकी कम हुई। कैसे कम हुई? क्योंकि इसमें जालक ऊर्जा ज्यादा है। क्योंकि तो यहां से हमें ये चीज समझ आती है कि जिसकी जालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक, या कह सकते हैं जितनी अधिक निकलेगी, हाँ, जितनी अधिक निकलेगी उसका स्थायित्व इतना अधिक होगा, स्थायित्व इतना अधिक होगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज। हम जानते हैं कि ठोस के जो
पर घटक होते हैं, जो घटक कण होते हैं, वो इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहते हैं कि उनकी जो ऊर्जा है ना वो न्यूनतम रहे, कुल स्थितिज ऊर्जा वो न्यूनतम रहे, तो वो स्थायी अधिक होते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा न्यूनतम या जो ऊर्जा निकलती है वो जालक ऊर्जा के रूप में निकलती है, जिसकी जालक ऊर्जा जितनी अधिक वो उतना अधिक स्थायी। ये अपना नोट पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं, हमने जान चुके हैं ठोस अवस्था क्या होती है, जालक ऊर्जा क्या होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आई थिंक इनकी प्रॉपर्टी, ठोस अवस्था के गुण, प्रॉपर्टी पर। गुण, ठोस अवस्था के गुण। गुण की अगर हम बात करें तो जो पहला गुण है ये है कि ठोस अवस्था की जो ठोस अवस्था है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है। अभी हमने देखा जब पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे थे तो ठोस कैसे होते हैं, द्रव, दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़, रिजिड होते हैं, दृढ़। और ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य मतलब, असंपीड्य मतलब समझ लो, जिसे आप कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते, वो ठोस होते हैं। और दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं, और इनमें घनत्व एवं घनत्व और जो नीचे लिखते हैं इसको, घनत्व और यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। घनत्व और आपकी यांत्रिक शक्ति उच्च होती है, किसकी, ठोसों की। ये अपना पहला गुण था। इसके बाद अगर हम दूसरा गुण देखें तो ये जो ठोस होते हैं वो एक अच्छे तरीके से, घटक कण अच्छे तरीके से एक दूसरे में क्या होते हैं, मिले होते हैं, अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इनका आकार, आयतन, आकृति, आयतन, आयतन, आकृति, आकार, सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। आकार, आयतन, आकृति क्या होती है, निश्चित होती है ना। और आप कह सकते हैं द्रव्यमान भी निश्चित होता है। आकृति नहीं, आकृति नहीं, आकृति इसमें नहीं आएगा। आकृति तो एक शेप होता है, तो नहीं कह सकते हैं द्रव्यमान, हाँ, क्योंकि घनत्व है, मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन घनत्व होता है। तो आपका आकार, आयतन और जो आपका द्रव्यमान है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और इसका निश्चित आकार, देखो आपके पास मान लो एक कटोरा है, मतलब एक आप पॉट कहते हो, बाउल कहते हो, तो आपके पास कटोरा है, आपने उसमें एक ईंट रखी, क्या ईंट ने अपना आकार कटोरे जैसा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो ठोस होते हैं वो बर्तन के अनुसार अपनी आकृति को परिवर्तित नहीं करते, बर्तन के अनुसार अपने आकार को परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, ये चीज हमने समझी, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड चीज है कि जो ठोस होते हैं ना वो अपना आकार नहीं बदलते हैं किसी भी बर्तन के आधार पर। देखो इनमें क्या होता है, इनमें फिर अभी हमने देखा अंतराकड़ीय बल कैसा होता है, प्रबल होता है। अभी ये चीज तो हम पहले ही देख चुके हैं। फिर इनमें प्रबल अंतराकड़ीय बल होता है और इसमें इतना प्रबल होता है कि स्थानांतरीय गति भी नहीं होती है, लेकिन इसमें कंपन गति और घूर्णन गति होती है।
स्थानांतरित। बट कौन सी गति होती है? एक तो आपकी घूर्णन गति भी हो जाती है और दूसरी आपकी कंपन गति। है ना, ये दोनों गतियां आपकी होती हैं, ठीक है। और जब आप ठोस को गर्म करोगे तो वो द्रव बन जाता है। जैसे आप लोहा को गर्म करते जाओ पिघलने लगता है, एज अ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किसमें? लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हमने ठोस के गुण देख लिए, सभी अवस्था के, ठोस अवस्था के गुण। इसके बाद हम देखते हैं क्या, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि अपना वर्गीकरण पर है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, है ना, ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था का वर्गीकरण। देखिए, हम वर्गीकरण को ना अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास 10 फिजिक्स की बुक है, 10 केमिस्ट्री की बुक है, 10 मैथ की बुक है, तो आप क्या करेंगे? 10 को अलग रख देंगे, 10 को अलग रख लेंगे, 10 को अलग रख देंगे। आपने फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग, मैथ्स को अलग। आपने इस प्रकार इस चीज का वर्णन किया। आप पर्सन 1 थे, आपके पास पर्सन 2 आया, उसने क्या किया? इसमें देखा कि जो किताबें 30 है ना, उसमें 12 किताबें आपकी 10 क्लास की है ना, और आपकी जो 8 किताबें हैं वो 8 क्लास की है, और जो आपकी जो 10 है वो 12 क्लास की किताब है। तो उसने 12 को 10 क्लास में, मतलब जो आपकी 12 किताब है उनको 10वीं क्लास में रख दी। 8 मतलब एक रो बनाई, उसमें 8th क्लास की बुक रख दी, 8 10th की 12 बुक है और 10 की 10 बुक, मतलब 12 की 10 बुकें रख दी। तो इसने इस आधार पर वर्गीकरण किया। उसी प्रकार यहाँ पर भी ठोस अवस्था का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, मतलब विभिन्न, मतलब कई प्रकार से किया गया। पहला देखो, कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर कणों की व्यवस्था के आधार पर कणों के वर्गीकरण। एक सेकंड, ठोसों के वर्गीकरण, अवस्था का नहीं, ठोस के वर्गीकरण, ठोसों के वर्गीकरण। ठीक है, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? मतलब क्रिस्टलीय ठोस है पहला, अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको हम अभी जानेंगे, ये दोनों क्या होते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, ये कणों की व्यवस्था के आधार पर हमने 2 प्रकार के वर्गीकरण की है। अब हम देखते हैं पहला वर्गीकरण, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिसमें घटक कण, घटक कण हम जानते हैं, जिसमें घटक कण
नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं या एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना, एक ऑर्डर में रीअरेंज होते हैं। कहने का तात्पर्य जो क्रिस्टल ठोस में घटक कण होते हैं वो कैसे होते हैं, एक नियमित व्यवस्थित होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और इनमें 3D में जो परमाणु कण 3D में या निश्चित कण 3D अवस्था हो तो उसे हम जालक कहते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि इस निश्चित 3D व्यवस्था को, निश्चित 3D व्यवस्था को, 3D व्यवस्था को, निश्चित 3D व्यवस्था को हम जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक, लेटिस, है ना, हम जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक। देखिए हम जानते हैं क्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, हम जान चुके हैं। एक जो घटक कण होते हैं वो निश्चित या व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं और इस निश्चित 3D व्यवस्था को एक सर्टिनिटी, एक निश्चित 3D जो व्यवस्था होती है उसको हम जालक कहते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, इसको हम जानते हैं, क्या कहते हैं, जालक कहते हैं या क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इनकी देखिए, अब ये बताइए, नियमित आपके पास 100 बच्चे हैं, वो अच्छे तरीके से एक रो में खड़े हुए हैं, रो में अच्छे से खड़े हुए, तो उनकी जो लाइन है ना, या मान लो आपके पास इतनी जगह है, इतनी, अगर आप एक रीअरेंज, एक व्यवस्थित रूप से भरेंगे, मतलब आप यहाँ पर लोगों को खड़ा करेंगे तो ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि आप रैंडमली यहीं कहीं ऐसे ही डाल दोगे तो कम लोग हो पाएंगे, है ना, कम लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो अगर व्यवस्थित क्रम में अगर घटक कण जुड़ेंगे तो इनकी परास, रेंज जो होगी ना वो दीर्घ होगी। कैसी होगी, बड़ी, मतलब अच्छी रेंज होगी इसकी, दीर्घ परास होगी। दीर्घ मतलब बड़ी, अच्छी, दीर्घ परास होगी। कैसी परास, दीर्घ परास होगी। फिर कैसी परास होगी, इनमें दीर्घ परास होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसा, घटक कण 3D में ही एक निश्चित व्यवस्था बनाए, वो 2D में भी बनाते हैं। कैसे, जो आपके ठोस होते हैं ना वो 2D में भी उपस्थित होते हैं आपके ठोस। कौन से, क्रिस्टल ठोस। देखिए 2D में भी आपके जो ठोस होते हैं ना उनके घटक कण एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपके पास, उनको भी हम क्रिस्टल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्रेफाइट, शर्करा, लवण, आप ग्रेफाइट कहेंगे, शर्करा कहेंगे, आप लवण कहेंगे, एक्सेट्रा। ये आपके 2D में निश्चित क्रम में परमाणु जो कण, ये आप कह सकते हैं घटक कण है, वो जुड़े हुए हैं। जैसे ग्रेफाइट, शर्करा, लवण, वो भी क्रिस्टल ठोस है। इसके बाद हम एक चीज रह जाती है, यहां पर एक नोट पॉइंट है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ जो है ना, ये वाला जो ग्राफ है ना, या ग्राफ मतलब यह कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, वो समझा रहा है समदैशिक और विषमदैशिक, समदैशिक और विषमदैशिक। समदैशिक और विषमदैशिकता, समदैशिकता, विषमदैशिकता। देखिए समदैशिकता क्या होती है,
समदैशिकता कहने से तात्पर्य ये है समान दिशा, यानी कि आपने क्या किया, समान दिशा में, या कह सकते हैं सभी दिशाओं में। समदैशिक क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रॉपर्टी समान हो, सभी दिशाओं में प्रॉपर्टी समान हो। सभी दिशाओं में गुण आपके समान हो, क्या हो, प्रॉपर्टी जो है ना वो समान रहे, वो चेंज ना हो। यानी आपके पास एक क्रिस्टल ठोस है, मान लो, है ना, एग्जांपल है ये, कोई रफली अरे मान लो कोई भी आपके पास एक मैटर है, सॉलिड है, मान लो वो क्रिस्टल हो अक्रिस्टल हो वो छोड़ दो, आपके पास एक सॉलिड है, आपने इस दिशा से देखा तो उसके गुण समान आ रहे हैं, आपने इस तरफ से देखा दिशा बदल रहे हैं तो उसके गुण ना बदले, यानी सभी दिशाओं में गुण समान रहे, तो वहां पर जो होता है उसे हम समदैशिकता कहते हैं। और विषमदैशिकता क्या होती है कि आपने बेसिकली दिशा बदली, दिशा बदली, तो आपका गुण भी बदल गए, प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके पास एक सॉलिड है, आपने इस दिशा से देखा एक गुण निकल गया, इधर से देखा गुण बदल गए, तो ये विषमदैशिकता है। लेकिन समदैशिकता क्या होती है, आप इस दिशा से देखो, किसी भी दिशा से देखो, सभी दिशाओं में समान गुण रहेंगे, तो वो क्या कहा जाएगा, समदैशिकता। और विषमदैशिकता में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं या विषमदैशिक, तो इसका आंसर है ये होते हैं विषमदैशिक, क्योंकि इसमें आप दिशा बदलोगे आपके गुण भी बदल जाएंगे। डायरेक्शन चेंज, दिशा चेंज, गुण चेंज, प्रॉपर्टी चेंज, ये होते हैं विषमदैशिक। अगर हम क्रिस्टल ठोस के एग्जाम्पल देखें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें, उधर भी आपके लिखे हुए एग्जाम्पल देखिए क्या होंगे। एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके सिल्वर, कॉपर, AgCu, Fe क्या होता है, लोहा, लोहा के बाद आपका सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, है ना, ये सभी आपके क्या क्रिस्टल ठोस है। साथ ही साथ कुछ मुख्य यौगिक हैं, कैसे, मुख्य यौगिक, यौगिक में आप एक सेकंड, यौगिक आपके कुछ मुख्य यौगिक भी है, जैसे NaCl, आपका पोटेशियम नाइट्राइड KNO3, जिंक सल्फाइड, SiO2, क्वार्ट्ज, है ना, ये सभी क्या क्रिस्टल ठोस है। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, और आपके क्वार्ट्ज SiO2, और आपका जिंक सल्फाइड, ये सभी क्या है आपके एक, इनके जो घटक कण होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं तथा इस निश्चित 3D व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहते हैं। दीर्घपरास होती है विषमदैशिकता, 2D ठोस होते हैं जिस प्रकार ग्रेफाइट और आपके जो शर्करा और लवण। तो ये हो गया अपना क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।
इसको पूरे को इरेज कर दिया जाए, फिर इसको देखें अक्रिस्टलीय ठोस, या ऐसे पर आगे देखें। आइए इरेज करके देखें अक्रिस्टलीय ठोस पूरा इसका ब्योरा। ये आपकी क्रिस्टल ठोस की पूरी थ्योरी है। इसके बाद हम देखते हैं अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसमें जो घटक कण होते हैं, इसके जो आपके घटक कण होते हैं, घटक कण वो अनियमित तौर पे कैसे होते हैं, अनियमित, कहीं भी रैंडमली अनियमित। उसमें क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होता था, लेकिन इसमें अनियमित क्रम होता है, कहीं भी रैंडमली आपके जो घटक कण है वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे। रैंडम मतलब अनियमित क्रम होगा घटक कणों का, सीधी बात है ना। अगर हम इसकी पॉइंट की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अनियमित क्रम में उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनकी जो अब बताइए रैंडमली कहीं भी कोई खड़ा हो जाएगा तो इसकी रेंज क्या होगी, कम होगी, यानी लघु परास। कैसी परास, लघु परास, पलास नहीं परास, लघु परास। और इनका जो निश्चित क्रिस्टल जालक भी नहीं होता है ना, इनका गलनांक भी कम होता है। मतलब उसका देखो जालक होता था, जालक एक 3D निश्चित व्यवस्था होती है ना, निश्चित 3D व्यवस्था होती थी, उसे हम जालक कहते हैं या क्रिस्टल जालक। इनमें कोई क्रिस्टल जालक नहीं होती है, इनकी कोई ज्यामिति या आकृति भी नहीं होती है, ज्यामिति आकृति भी नहीं होती है, ज्यामिति आकृति नहीं होती है, ठीक है। इनकी गलन की ऊष्मा और आप गलनांक कह सकते हैं, वो भी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, या कम बोले तो निश्चित ही नहीं होता। गलन की ऊष्मा, क्या गलन की ऊष्मा, एंथैल्पी गलन की ऊष्मा एंथैल्पी और गलनांक वो निश्चित नहीं होता है। गलन की ऊष्मा या आप एंथैल्पी कह सकते हैं, है ना, वो और गलनांक है ना, वो निश्चित नहीं होता है इसके लिए। और आप यहां से बता सकते हैं इसमें समदैशिक गुण होते हैं। कैसे होते हैं, वो विषमदैशिक थे, इसमें समदैशिक होते हैं, है ना। और इसके कुछ गुण, इसके गुण समथिंग समथिंग गुण द्रव्यों से मिलते हैं। किससे, द्रव्यों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, लिक्विड से मिलते हैं। किसके गुण, आप क्रिस्टल या ठोसों के। किससे मिलते हैं, द्रव से मिलते हैं, ठीक है। और ये हम जानते हैं विषमदैशिक गुण होते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, है ना। इसमें कैसे गुण होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मक्खन आ जाएगा, कांच आ जाएगा आपका,
क्या क्या आ जाएगा, एक सेकंड। आपका मक्खन, कांच, रबर, प्लास्टिक। ETC क्या क्या आ जाएंगे, कांच, रबर, मक्खन, प्लास्टिक, सभी अक्रिस्टलीय ठोस है, ठोस ही है, लेकिन इनके जो घटक है ना, वो घटक कण है ना, वो एक अव्यवस्थित या अनियमित रूप से अनियमित क्रम में है। बस ये हो गए अपने। इसके बाद आपका एक चीज है, यहां पर हम देखते हैं नोट पॉइंट में, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्या जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रू यानी कि सत्य ठोस। कैसे ठोस, सत्य ठोस। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कौन से ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उन्हें हम छद्म ठोस कहते हैं, स्यूडो ठोस। छद्म का मतलब इस प्रकार होता है कि एक भ्रम, मतलब स्यूडो एक गेम भी होता है ना। इन रियलिटी में जो असली, जो ट्रू सॉलिड होते हैं, वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन छद्म एक स्यूडो, एक भ्रम, ये जो स्यूडो ठोस होते हैं, ये मतलब छद्म ठोस होते हैं। और इस चैप्टर में हम जितने भी नियम, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, वो किसके लिए पढ़ेंगे, क्रिस्टल ठोस के लिए, ना कि अक्रिस्टलीय ठोस। किसके लिए, क्रिस्टलीय ठोस के लिए। ठीक है, ये चीज समझने के बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल में। अब हम उसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग अच्छे से सभी पॉइंट को पढ़ चुके हैं। देखिए, यदि हम बात करें अंतर की, किस किस में अंतर आपका, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। देखिए, हम पहले पढ़ेंगे पहला गुण हो है घटक कणों की व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोस या सत्य ठोस जो होते हैं, उनमें इनकी व्यवस्था नियत पूर्णतया व्यवस्थित दीर्घपरास व्यवस्था, जो कि किसका निर्माण करती है, क्रिस्टल का या क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। इसके अधिक अक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतित द्रव है ना, इनको हम कहते हैं द्रव भी कहते हैं। किस प्रकार के द्रव, अतिशीतित द्रव। इस प्रकार की नियत व्यवस्था अनुपस्थित लघुपरास व्यवस्था बाह्य रूपों में अनियमितता होती है, इसमें है ना, लघुपरास होता है। दूसरा जो आपका गुण है, वो इसके आकृति के बारे में, शेप। क्रिस्टल ठोस की निश्चित नियमित आकृति अभिलाक्षणिक 3D आकृति होती है, इनकी अनियमित आकृति होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की। गलनांक एक विशेष निश्चित ताप पर ही पूर्ण रूप से पिघल जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अनियमित आकृति अक्रिस्टलीय ठोस की होती है। इसके बाद गलनांक, अच्छा सॉरी, देखिए गलनांक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का, वो अनिश्चित होता है, अर्थात ताप की एक परास में पिघलते हैं। गलन की एंथैल्पी क्रिस्टलीय ठोस के लिए नियत एवं अभिलाक्षणिक होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के लिए नियत नहीं होती है। इसके बाद फिफ्थ जो गुण है, गुणों की क्रिस्टल की दिशा पर निर्भरता। बेसिकली जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक गुण दिशा पर निर्भर करते हैं, नहीं। और समदैशिक क्या होते हैं, अक्रिस्टल ठोस, क्योंकि
भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। स्फुटन गुण यानी क्लीवेज प्रॉपर्टी, तीक्ष्ण औजारों की सहायता से इन्हें समतल चिकनी सतहों वाले भागों में काटा जा सकता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों को छोटे भागों में काटने पर भागों की सतह पर अनियमित होती है। इसका देखिए उदाहरण देखें, इसमें हम जानते हैं लवण, बहुलक जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE एक्सेट्रा। अक्रिस्टलीय ठोस में कांच, रबर, प्लास्टिक, अक्रिस्टलीय सिलिका, बहुलक LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये हमने इसके डिफरेंस देखे। इसके बाद घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर वर्गीकरण। बढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। घटकों की इकाइयों एवं ठीक है दूसरा घटकों की इकाइयां एवं अंतराकणीय बल के आधार पर तो यहां पर क्या होगा कि हम फोर्स देखेंगे, बल देखेंगे, कहां किस प्रकार का बल लग रहा है। जहां सेम बल लगेगा उसको एक कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा तुम सबका अलग बल है, तुमको दूसरे में डाल दो। तुम्हारा अलग है, तुमको अलग, मतलब जिन जिनका सेम था उनको अलग रख दिया, जिन जिनका सेम था उनको अलग अलग हमने सॉलिड को डिवाइड किया, है ना। घटकों की इकाइयां एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर वर्गीकरण वर्गीकरण देखते हैं। तो जो क्रिस्टल ठोस है ना, बेसिकली यहां पर हम क्रिस्टल ठोस की ही बात करेंगे। हमने अभी देखा था चैप्टर में हम सारे नियम क्रिस्टल ठोस के। तो जो क्रिस्टल ठोस है अंतराकणीय बलों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है आणविक कण। कैसा? आणविक कण, आणविक कण नहीं, आणविक ठोस। कौन सा ठोस? आणविक ठोस। कौन सा ठोस है? आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है? इसमें घटक कण अणु होते हैं। आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनमें घटक कण अणु हो। घटक कण क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु, आयन। लेकिन घटक कण जब अणु हो तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक ठोस। घटक कण अणु हो तो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। और ये भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये अपने 3 प्रकार के आणविक ठोस हैं। ठीक है, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस को पहले हमने आणविक ठोस देख लिया, अब इसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें जो आणविक ठोस होते हैं ना, ये आणविक ठोस प्रबल ध्रुवीय
आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये जो आणविक ठोस होते हैं ना, वो प्रबल, आई थिंक द्विध्रुव बल, हाँ द्विध्रुव बल एक दूसरे से, प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। और जो द्विध्रुव आणविक ठोस होते हैं, वो सामान्य स्थिति में ध्रुवीय आणविक यौगिक गैस अथवा द्रव होते हैं। देखो नॉर्मली जो आपके आणविक यौगिक होते हैं, कैसे यौगिक? आणविक यौगिक जिनमें प्रबल ध्रुवीय, मतलब एक ध्रुवीय बल पाया जाता है। सामान्यतः आणविक जो आपके यौगिक होते हैं ना, ध्रुवीय आणविक यौगिक, वो कैसे होते हैं? द्रव या गैस होते हैं। सामान्यतः जो आपके आणविक यौगिक होते हैं, ध्रुवीय आणविक यौगिक, वो कैसे होते हैं? ठोस और द्रव होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, किस परिस्थिति में? विशेष स्थिति में द्रव और गैस होते हैं, हाँ सॉरी, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये ठोस भी हो सकते हैं। जिन आणविक यौगिकों को हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और इनका गलनांक और गलन की एंथैल्पी कम होती है। क्या होती है इनकी? आप बोलो गलन, आप बोलिए गलन की ऊष्मा, ये दिख रहा है? हाँ, गलन की ऊष्मा, और आप गलनांक की बात करें गलन, तो ये दोनों ना कम होता है। क्या होता है? कम होता है इनका। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनकी गलन की एंथैल्पी और गलनांक ज्यादा होता है। किससे? अध्रुवीय आणविक ठोस से। अध्रुवीय जो आपके आणविक ठोस है उनसे ज्यादा होता है। वैसे तो इनकी गलन की एंथैल्पी और गलनांक कम होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अध्रुवीय आणविक ठोस, तो उनसे इनके गलनांक और गलन की एंथैल्पी ज्यादा होती है। और यदि हम बात करें एग्जाम्पल, कौन से पल? एग्जाम्पल, किसकी बात करें? एग्जाम्पल, तो आप देखिए SO2, इसमें आ जाएगा SO2, सॉलिड में हो, लेकिन किस में हो? सॉलिड में, है ना। आपका दूसरा पहला होगा SO2, फिर आप दूसरा देखिए HCl, लेकिन सॉलिड वाला, NH3 अमोनिया, लेकिन सॉलिड वाली। बेसिकली जो आपके जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, इनके घटक, मतलब इस प्रकार के जो आणविक ठोस होते हैं, वो प्रबल द्विध्रुव बल से जुड़े हुए होते हैं, तथा सामान्यतः ये आणविक यौगिक होते हैं ना, वो द्रव और गैस होते हैं। बट कुछ स्पेशल जो स्थिति होती है ना, सिचुएशन होती है, इसमें ये ठोस भी हो सकते हैं। और इनकी जो गलन की एंथैल्पी, गलनांक वैसे तो कम होता है, बट विद द कंपैरिजन ऑफ अध्रुवीय आणविक ठोस ज्यादा होता है। इसके एग्जांपल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा अमोनिया, लेकिन सॉलिड वाला, ये सब सॉलिड वाले, HCl सॉलिड वाला है ना, सभी सॉलिड वाले, ठीक है। इसका देखिए, अगर हम देखें अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस उन परमाणुओं को होते हैं, मतलब ये क्या होते थे, इनको हमने देखा जो घटक कण होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? प्रबल द्विध्रुव बल से। लेकिन आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं वो आद्रुव या रासायनिक
रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणुओं के होते हैं, कह सकते हैं आप, जो अध्रुवीय परमाणु होते हैं, अध्रुवीय रासायनिक रूप से जो रिएक्शन ना करें, रासायनिक रूप से अक्रिय हो, रासायनिक रूप से अक्रिय, यानी कि आपकी उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणु बीच में हो सकते हैं, है ना, वो परमाणु लेना है आपको जो अध्रुवीय रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणु हो, या परमाणु इसमें होते हैं जो कि अध्रुवीय आणविक ठोस बनाते हैं। और ये किस, देखिए ये तो प्रबल द्विध्रुव बल से जुड़े थे, ये किस बल से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ बलों के हिसाब से डिफाइन किया कि तुम्हारे में प्रबल द्विध्रुव बल है, तुम उधर चाहिए जाओ ध्रुवीय आणविक ठोस में, आपके अंदर वांडरवॉल्स फोर्स है, आप आ जाओ अध्रुवीय में, क्योंकि आप अध्रुवीय परमाणु हो गए या आप रासायनिक रूप से अक्रिय हो गए, तभी आपने अध्रुवीय आणविक ठोस बनाया, है ना। तो इनमें होता है वांडरवॉल्स, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो आप इधर चले जाओ और आप ठोस हो, है ना। तो वांडरवॉल्स, वांडरवॉल्स बल, कौन सा बल होता है, वांडरवॉल्स बल, ठीक है। और ये सॉफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट, मृदु होते हैं, सॉफ्ट। क्योंकि अक्रिय होंगे, एक दूसरे से अच्छे से सटेंगे नहीं, अच्छे से एक दूसरे में कंबाइन नहीं होंगे, जिस कारण ये कैसे सॉफ्ट बने रहेंगे, मृदु बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे, सॉफ्ट, है ना। इनका गलनांक, गलन की एंथैल्पी, है ना, ध्रुवीय ठोस से कम होती है, क्योंकि अभी हम देख के आए हैं कि अध्रुवीय से ज्यादा होती है, अध्रुवीय से ज्यादा होती है, लेकिन वैसे इनकी कम होती है। तो हम कह सकते हैं गलन की एंथैल्पी या फिर जो आपका गलनांक है वो जो आपके ध्रुवीय वाले हैं, ध्रुवीय दिख रहा है, बेसिकली आप बोलो ध्रुवीय वालों से कम होती है, बस एक पॉइंट क्लियर हटा, ठीक है। ये अपना ये हो गया। इसके एग्जांपल आप हाइड्रोजन, मतलब H2, Br2, AR सॉलिड, Cl2, इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर कौन से एग्जांपल, आपका H2 सॉलिड वाला होना चाहिए, आपका जो Br2 वो भी सॉलिड वाला, एक सेकंड, Br2 वो भी आपका सॉलिड वाला होना चाहिए, आर्गन सॉलिड, आर्गन आपका सॉलिड होना चाहिए, I2 आपका सॉलिड होना चाहिए, Cl2 आपका सॉलिड होना चाहिए, यानी I2, Cl2 ये सभी एग्जांपल सॉलिड वाले किसके हैं, अध्रुवीय, क्योंकि ये ना रस अध्रुवीय है ना, क्योंकि हम जानते हैं ये अध्रुवीय और रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणु है, तो इनमें वांडरवॉल्स बल लगेगा, और ये जो ठोस होते हैं ना इन्हें वांडरवॉल्स बल होता है जिनमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। इस चीज को हम देख चुके हैं, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ध्रुवीय हो गया, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बेसिकली यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आपका बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वो सॉलिड फॉर्म में, बेसिकली हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन बल, है ना। इसके हम देखें, इसमें होता है हाइड्रोजन बंध, पहली चीज, है ना। और ये हाइड्रोजन बंध यौगिक जो होते हैं ना वो सामान्यतः द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H2O जल द्रव होते हैं, है ना, सामान्यतः द्रव होते हैं। हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन जो बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं सामान्यतः द्रव होते हैं, लेकिन आप ताप और दाब पर, ताप और दाब पर, ताप देंगे, कुछ ताप करके आप इसको करेंगे
तो ये ठोस में भी आ जाएगा, क्या जाएगा, ठोस में आ जाएगा, है ना। जिसके बाद अब इसे क्या कहने लगेंगे, हाइड्रोजन बंधित ठोस, है ना। और ये जो ठोस होते हैं ना, वो सरलता से संपीड़ित हो जाते हैं, विरूपित हो जाते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। देखो ये जो ठोस बन के आते हैं ना, वो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, दिख रहा है, संपीड़ित हो जाते हैं, आसानी से संपीड़ित मतलब कंप्रेस हो जाते हैं। उसके साथ साथ संपीड़ित होने के साथ साथ विद्युत के कुचालक या कैसे पहले पॉइंट थे, विरूपित भी हो जाते हैं और साथ साथ ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। अगर हम देखें तो आपका जो जल सॉलिड वाला इसी में आ जाएगा HF, जो आपका जल सॉलिड वाला है, आपका जो HF सॉलिड वाला है वो इसी में आ जाता है, किसमें, हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सामान्यतः हाइड्रोजन यौगिक आपके द्रव होते हैं, लेकिन हम दाब, सामान्य ताप दाब पर ये द्रव होते हैं, लेकिन हम कुछ इसमें चेंज करके विशेष परिस्थिति में इसको ठोस बना लेते हैं। इसके हम हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहने लगते हैं, जो कि आसानी से विरूपित तथा संपीड़ित हो जाता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। एग्जाम्पल H2O HF। ये हमने आणविक ठोस कंप्लीट कर दिया है ना, आणविक ठोस यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद अपना सहसंयोजक या फिर नेटवर्क सहसंयोजक ठोस है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपके 2-3 इसके और भी, मतलब एक पार्ट हुआ है, अभी 3 पार्ट बाकी है, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, उसमें भी इसके पार्ट और भी कुछ, जो क्रिस्टल क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं ना, क्रिस्टल प्रभाव क्या है, फलक क्या है, कई सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, उसको हम डिस्कस करेंगे।